मैं सुनील जी, खाँटी बिहारी, शुद्ध भारतीय। अब बिहार के तमाम 10वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्रों के लिए पुनः एक लाजवाब, ज्ञान से परिपूर्ण, रोचक लेक्चर श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा हूं। और इस बार इतिहास विषय के भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर से आपको ये वीडियो लेक्चर प्रस्तुत कर रहा हूं। ये पुनः मैं आपको दो भाग में प्रस्तुत करूंगा, चूंकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है। तो शुरुआत करता हूं। और इससे पूर्व मैं आपसे आग्रह कर देता हूं कि यदि आपने मेरे YouTube चैनल, जिसका नाम सुनील जी खाँटी बिहारी है, उसको सब्सक्राइब न किया है तो आप सब्सक्राइब कर ले, और आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और बेल आइकन बटन दबा ले कि जब जब मैं आपके लिए वीडियो अपलोड करूं आपको इसकी जानकारी तुरंत मिल जाए। आइए, भारत में राष्ट्रवाद। सबसे पहले राष्ट्रवाद कहते किसको है? राष्ट्रवाद एक भावना है। राष्ट्रवाद कोई ऐसा नहीं है, वस्तु नहीं है जो बाजार में मिले, जा करके रुपए दे करके खरीद लोगे। ये एक भावना है, एक चेतना है, एक ऐसी राष्ट्रीय चेतना जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक एकीकरण का आभास देता है। इसको हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। वाद लगा हुआ है, इसीलिए इसको हम भावना कहेंगे। अब आइए, 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय चेतना का उदय मुख्य रूप से अंग्रेज के शासन के कारण उत्पन्न हुआ था। उसके लिए मुख्य दो कारण माने जा सकते हैं। पहला, कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक इसमें परिवर्तन किए गए थे, उसमें आपको सभी वर्ग, भारतीय जनता का, चाहे किसान हो, चाहे छात्र हो, चाहे मजदूर हो, चाहे आपको हर क्षेत्र, वो उनके सभी लोगों का शोषण उसमें किया गया। जनता के बीच असंतोष का माहौल था, असंतोष की भावना व्यापक रूप से फैल गई थी। इसके कारण राष्ट्रवाद वहां से पनपा। दूसरा कारण था कि अंग्रेज के काल में उपनिवेश होने के कारण उन्होंने अपने फायदा के लिए रेल, डाकतार, छापाखाना, इन सब का, प्रिंटिंग प्रेस, इन सब का उन्होंने विस्तार किया। प्रशासनिक व्यवस्था को भी विस्तृत किया। इनके विकास, सुचारू प्रशासन के दृष्टि से उन्होंने किया था। लेकिन ये सब भी आपको राष्ट्रीय चेतना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगी। रेलगाड़ी जब चलने लगे तो एक जगह के व्यक्ति दूसरे जगह जाकर के पहुंचने लगे, वहां पर अपना विचार वो उनके सामने पहुंचाने लगे। डाकतार जब शुरू हो गया तो लोग चिट्ठी पत्री के माध्यम से अपनी भावना को पहुंचाने लगे। इस तरह से आपको अब भावना एक जगह सिमट करके न रह गई। अब भावना का केंद्र सिर्फ एक जगह न रह गया, बल्कि पूरे देश में अब ये फैलने लगा। अब हम लोग राष्ट्रवाद के उदय का कारण, ये आपको वर्णनात्मक प्रश्न में पूछ सकता है। तो राष्ट्रवाद के उदय का कारण क्या था? राष्ट्रवाद के उदय का कारण बहुत सारा, हम लोग कह सकते हैं राजनीतिक कारण कह सकते हैं, आर्थिक कारण कह सकते हैं, सामाजिक कारण कह सकते हैं, धार्मिक कारण कह सकते हैं। शुरुआत राजनीतिक कारण से करते हैं कि देखिए, कुछ न अंग्रेज आने के बाद कई सारे एक्ट आए, कई सारे इसमें घोषणाएं की गई थी। 1858 से ही हम शुरुआत करते हैं कि महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा हुई कि भारत को अब इसको संपूर्ण भारत को ब्रिटेन के साम्राज्य के अधीन कर दिया गया है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकाल करके ब्रिटेन के महारानी के अधीन कर दिया गया है। इसके कारण क्या हुआ कि पूरी भारत अब एकीकृत, एक यूनाइटेड इकाई में वो आपको बंध गई, और उसमें एकता का भाव चला आया। 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया। अब प्रेस अंग्रेज के बारे में कुछ भी नीतिगत आलोचना भी नहीं कर सकती थी। यदि कोई नीतिगत आलोचना करते हुए पाया गया तो उनके प्रेस को जब्त कर लिया जाता था, उनको अरेस्ट कर लिया जाता था। तो वर्नाकुलर प्रेस का गला घोट दिया गया। इससे भी राष्ट्रवाद की भावना फैली कि हम आपकी स्वस्थ आलोचना क्यों नहीं कर सकते हैं? यदि आप कोई गलत कार्य करते हैं तो हम शासन प्रशासन की आलोचना क्यों नहीं हम मीडिया के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से कर सकते हैं? ये भी राष्ट्रवाद की भावना को फैलाया। इससे भी असंतोष फैला। 1879 में आर्म्स एक्ट आया कि भारतीय लोग किसी भी तरह की कोई भी हथियार, आर्म्स, यहां तक भी कि कुछ हथियार जैसे भारतीय लोग पूर्व से ही रखा करते थे, उनको भी अब उसके लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया, और लाइसेंस उसमें मिलता नहीं था।
और यदि हथियार रखते हुए पाए गए तो उनको गिरफ्तार करने की घोषणा की गई। इससे भी उनके अंदर राष्ट्रवाद फैला। 1883 में इल्बर्ट बिल आया। इल्बर्ट बिल में ऐसा था कि कोई भी काला व्यक्ति माने कि कोई भी काला व्यक्ति, श्याम व्यक्ति, जैसे भारतीय का रंग क्या होता है, वो अंग्रेज के अपेक्षाकृत उनका रंग मध्यम होता है। तो उसका यह मानना था कि कोई भी भारतीय जज अंग्रेज के केस को नहीं देखेंगे, उसके केस को वो नहीं हैंडल करेंगे, जबकि अंग्रेज की किसी भी भारतीय और किसी का भी केस और अंग्रेजी अंग्रेज का केस को हैंडल करेंगे, न्यायाधीश हैंडल करेंगे। ये तो हुई विभेदकारी। भारतीय लोग का मानना था कि जब वो पढ़ करके न्यायाधीश बनते हैं तो वो क्यों नहीं उनके केस को हैंडल कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके कारण ये समझ गए कि ये हमारे साथ विभेद करते हैं, हमको दोयम दर्जे के व्यक्ति समझते हैं। तो इल्बर्ट बिल विधेयक आया। इल्बर्ट बिल विधेयक में यह हुआ कि भारतीय न्यायाधीश अंग्रेज का केस देख सकते हैं। जब यह आया तो एक श्वेत विद्रोह शुरू हो गया। अंग्रेज ने विद्रोह कर दिया कि नहीं, भारतीय व्यक्ति वो छोटे किस्म के व्यक्ति है, भारतीय व्यक्ति का रंग श्वेत नहीं है, इसलिए वो श्वेत रंग न होने के कारण वो श्वेत व्यक्ति का केस नहीं देखेंगे। इसके कारण श्वेत विद्रोह आपको उस समय आया और श्वेत विद्रोह के ही कारण इल्बर्ट बिल विधेयक वापस भी लेना पड़ा। इससे भारतीय की अस्मिता, इससे राष्ट्रवाद की भावना फैली कि नहीं, ये गलत चीज है। इसके बाद आपको 1905 में बंगाल विभाजन का कारण अंग्रेज ने यह बतलाया था कि हम प्रशासनिक सुविधा से कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक में प्रशासनिक सुविधा नहीं। ये भारतीय राष्ट्रवाद को खंडित करने के लिए कोशिश की गई और ये पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल बना करके इन दोनों के बीच हिंदू और मुस्लिम के बीच विभेद लाने की कोशिश की गई। इसके कारण भारत में राष्ट्रवाद ठीक इसके प्रत्युत्तर में और फैलता ही चला गया। आर्थिक कारण के रूप में हम जान सकते हैं कि कृषि और कुटीर उद्योग, जब अंग्रेज का यहां आगमन हुआ, उपनिवेश काल था, औद्योगिकरण ब्रिटेन में हुआ था और अंग्रेज के आगमन के बाद चूंकि ब्रिटेन में औद्योगिकरण था तो भारत का कृषि व्यवस्था चौपट हो गई। चूंकि कृषि में इतने कर लाद दिए गए, उनसे किसान से जबरदस्ती कर बहुत अधिक मात्रा में लिया जाता था। कुटीर उद्योग, चूंकि ब्रिटेन में उद्योग था, उसके कारण वहां से बहुत ज्यादा निर्मित होकर के सामान आने लगा, कुटीर उद्योग नष्ट हो गया। सामाजिक कारण में था कि भारतीय को हे दृष्टि से देखा जाता था। आपको तो पूर्व में इल्बर्ट बिल विधेयक बतलाया गया कि हे दृष्टि से देखा जाता था, तो कहा जाता था कि भारतीय लोग निम्न किस्म कोटि के होते हैं, इनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। रेलगाड़ी, क्लब, सड़क, होटल, यहां पर भी अंग्रेज भारतीय के साथ दुर्व्यवहार करते थे। इससे भारतीय की आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, भारतीय लोगों को अस्मिता की ठेस पहुंची और उनमें राष्ट्रवाद की भावना पनपी। धार्मिक कारण यह था कि राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, ये सब सामाजिक सुधार लाए। सामाजिक सुधार के कारण भारतीय लोगों में चेतना का विकास हुआ और भारतीय लोग में सोच अब विस्तृत होने लगी, उनकी सोच अब बेहतर होने लगी। और इसी समय अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो 1885 ईस्वी में हुई थी, यह भी आपको भारतीय राष्ट्रवाद को फैलाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका हुई। अब अगला एक और है कि प्रथम विश्व युद्ध जो आया उसका भारत से क्या संबंध था, भारत के राष्ट्रवाद फैलाने में इसकी क्या भूमिका रही। तो देखिए, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ तो यह मानना था भारतीय क्रांतिकारी नेताओं को कि इस विश्व युद्ध में यदि हम अंग्रेज का साथ देते हैं तो अंग्रेज हमें बाद में ब्रिटेन हमें आजादी देने में भूमिका निभावेगा या ब्रिटेन हमको जल्दी आजादी दे देगा। महात्मा गांधी हो, बाल गंगाधर तिलक ने उस समय पहले बार इनको रचनात्मक सहयोग किया। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद ब्रिटेन का रुख बदल गया, उसने अपने वादे से बिल्कुल मुकर गया। और इसी बीच 1915-17 में एनी बेसेंट और तिलक ने होम रूल लीग का आरंभ किया। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था सैन फ्रांसिस्को में। 1919 में रॉलेट एक्ट आया जो कि काला कानून, जिसके बारे में आपको आगे बतलाया जाएगा। और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड हुआ, जिसके बाद तो भारतीय राष्ट्रवाद चरम सीमा पर वो पहुंच गई और भारतीय राष्ट्रवाद की भावना और भी आगे
बढ़ गई, एक दूसरे हम कह सकते हैं कि ये एक दूसरे स्तर पर पहुंच गई। अब महात्मा गांधी का आगमन भी इसमें एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण बना। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से जनवरी 1915 में महात्मा गांधी भारत आए। अहमदाबाद में उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। कहां पर साबरमती आश्रम की स्थापना की थी? अहमदाबाद। चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया था। कब किया था चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी ने? भूलना मत भैया, 1917 में। खेरा कृषक आंदोलन किए थे, अहमदाबाद में मिल मजदूर आंदोलन किए थे। इससे गांधी जी भारत में प्रभावशाली नेता के रूप में उभर गए और उनकी भारत में लोकप्रियता दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ गई। इसके बाद रॉलेट एक्ट आया। इस एक्ट के बारे में याद रखिएगा, आपसे बराबर प्रश्न पूछेगा। रॉलेट एक्ट, इसको हम बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील का भी कानून कहते। कंपटीशन में इसके बारे में कंपटीशन में भी पूछा जाता है। रॉलेट एक्ट था कि किसी भी व्यक्ति को अमान्य साक्ष्य, माने यदि उससे संबंधित साक्ष्य न भी है, उसके विरुद्ध साक्ष्य न भी है, तो बिना वारंट के, बिना साक्ष्य के, बिना किसी आदेश के उसको गिरफ्तार किया जा सकता था। और इस एक्ट में को अनुचित स्वतंत्रता का हनन करने वाला कानून बतलाया गया था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने, उस समय के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, उन्होंने सिडनी रॉलेट इनकी अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त किए थे। और इस समिति को क्रांतिकारी को रोकने के लिए, निरोधात्मक रोकने के लिए और दंडात्मक अर्थात उनको सजा देने के लिए एक विधेयक लाने के लिए कहा गया। ये रॉलेट एक्ट 21 मार्च 1919 को क्रांतिकारी एवं अराजकता अधिनियम के तहत 21 मार्च 1919 को लाया गया। किस तिथि को लाया गया रॉलेट एक्ट? 21 मार्च 1919 को लाया गया। इसका रॉलेट एक्ट का नाम क्या था? तो क्रांतिकारी एवं अराजकता अधिनियम। बिना दलील, बिना अपील वाला कानून किसको कहते हैं? याद रखना, सुनील जी खाटी बिहारी बोला, भूलेगा तो नहीं, रॉलेट एक्ट को कहते हैं। इसके विरोध में भारत में जनभावना बुरी तरह से उबाल पर चले आई और 6 अप्रैल 1919 को संपूर्ण भारत में अखिल भारतीय हड़ताल किया गया, बंद का आयोजन किया गया महात्मा गांधी के नेतृत्व में। परिणाम हुआ कि 9 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बारे में मैं आपको बाद में बतलाऊंगा। और उसके प्रत्युत्तर में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड हुआ। और जलियांवाला बाग कांड के बाद तो भारतीय राष्ट्रवाद अपने चरम बिंदु पर पहुंच गई और भावना, उसके बाद अंग्रेज के विरोध में भारतीय आम जनमानस खड़ा हो गया। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसके बारे में जान लीजिए। ये आपको वस्तुनिष्ठ हो या आपका वर्णनात्मक प्रश्न दोनों में पूछेगा, इसको तय मानिए, आप याद रखेंगे। तो इसके बारे में मैं आपको बतलाता हूं कि पंजाब में आम जनमानस ज्यादा आंदोलित था। वैसे था तो पूरी भारत आंदोलित रॉलेट एक्ट आने के कारण। तो 6 अप्रैल को, जैसा कि मालूम है कि 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल हुआ था। 9 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। ये दोनों कांग्रेस कार्य समिति के आमंत्रित सदस्य भी थे और ये दोनों कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के स्वागत समिति के सदस्य थे। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनके गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 पूछेगा, कई बार पूछता है, भूलेगा नहीं, नहीं तो कान के नीचे 10 दूंगा, मारूंगा 10, गिनूंगा 1। ये मैं पूछ रहा हूं कि जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था? अभी बोलता है, फिर बोलता है, भूलो मत, जलियांवाला बाग कांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। और इसको जलियांवाला बाग इसलिए कहा जाता है कि वो बाग था, वो सरदार जल्ली सिंह ने दिया था, इसीलिए उसका नाम जलियांवाला बाग रखा गया था। तो जलियांवाला बाग में सभा बुलाई गई थी और वहां का जिला मजिस्ट्रेट जनरल ओडायर था। उसने बिना किसी पूर्व सूचना के शांतिपूर्वक चल रही सभा पर गोली चलाना शुरू किया और गोली इस तरह से बेरहमी से चलाई गई कि 1000 से अधिक लोग, लगभग 1000 लोग की हत्या कर दी गई। 3000 से अधिक लोग घायल कर दिए गए। पूरे पंजाब में अंग्रेज अपनी दबंगता दिखाने के लिए मार्शल लॉ लागू कर दिए।
इस नरसंहार के विरोध में भारतीय आम जनमानस को समझ में आया कि अंग्रेज के अंदर भारतीय लोगों के प्रति रत्ती भर भी इनके अंदर प्रेम की भावना नहीं है और ये शोषक हैं, शोषक रहेंगे और आगे भी इनकी नीति शोषण पर आधारित है। अब इस नरसंहार के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि लौटा दी और कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष शंकरन नायर ने वायसराय के कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया, त्यागपत्र दे दिया। गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि उसको लौटा दिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड तो राष्ट्रीय आंदोलन में एक नई जान फूंक दी। अब राष्ट्रीय आंदोलन अपने शीर्ष पर पहुंच चुका था। अब खिलाफत आंदोलन के बारे में जानते हैं। खिलाफत खिलाफ शब्द से बना है, ये उर्दू का शब्द है। तो प्रथम विश्व युद्ध में ऐसा हुआ कि ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की पराजित हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में चूंकि स्वाभाविक था कि तुर्की किसी दूसरे गुट में था और वो पराजित हुआ, जिसके कारण ऑटोमन साम्राज्य, जिसका मुखिया तुर्की का सुल्तान था, जिसको खलीफा भी कहते थे, उसको पदच्युत कर दिया गया, उसको शक्तिहीन बना दिया गया और तुर्की का सुल्तान इस्लामिक संसार का खलीफा हुआ करता था, उसको खलीफा कहा जाता था। भारतीय मुसलमान भी उसको बड़ा आदर के दृष्टि से देखते थे। तो ऐसा हुआ कि भारतीय मुसलमान में भी इस बात के प्रति, अंग्रेज के प्रति रोष हुआ। और इसके पहले अंग्रेज हिंदू और मुस्लिम को लड़ाते रहते थे। तो जब देखा कि महात्मा गांधी ने इस मौके को लाभ उठाया हिंदू और मुस्लिम के बीच एकता स्थापित करने में, 1920 ईस्वी में भारतीय मुसलमान तुर्की के प्रति ब्रिटेन को नीति बदलने के लिए कहा, लेकिन ब्रिटेन नहीं माना। इसके विरोध में खिलाफत आंदोलन शुरू हो गई। महात्मा गांधी और राष्ट्रीय कांग्रेस अमृतसर अधिवेशन में, जो दिसंबर 1919 में हुआ, इस अधिवेशन का समर्थन किया और नवंबर 1919 में ही महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष बने और महात्मा गांधी ने इसको हिंदू मुस्लिम के एकता के अवसर में के रूप में लिया और इससे भारतीय राष्ट्रवाद अपने शीर्ष पर पहुंच गया। तो पुनः मैं आपको बतला देता हूं, जलियांवाला बाग की घटनाक्रम कब हुई थी, याद रखोगे 13 अप्रैल 1919 को। ये कहां हुई थी याद रखना। सुनील जी खाटी बिहारी बोल रहा है, नहीं तो मैं मारूंगा, 10 गिनूंगा। एक, ये हुई थी अमृतसर के जलियांवाला बाग में। खिलाफत आंदोलन कब हुई थी, तो ये खिलाफत आंदोलन या क्यों हुई थी, तो खिलाफत आंदोलन तुर्की के खलीफा के कम कर दिए जाने के शक्ति के कारण खिलाफत आंदोलन की गई थी। रॉलेट एक्ट कब आई थी, 21 मार्च 1919 को आई थी। इस तरह से आपका ये खंड, भारत के राष्ट्रवाद का प्रथम खंड, प्रथम लेक्चर मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं और फिर दूसरा वीडियो लेक्चर में बहुत जल्दी लेकर के आ रहा हूं। और पुनः मैं सभी छात्रों से आग्रह कर रहा हूं कि अब तक यदि आपने सुनील जी खाटी बिहारी को सब्सक्राइब ना किया है तो आप बिहार के चाहे कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, पटना से हो, आरा से हो, दरभंगा से हो, चाहे कहीं से भी आप तैयारी कर रहे हो, कटिहार से हो, बांका से हो, भागलपुर से हो, कहीं से आप तैयारी कर, या गांव के गरीब कस्बे से तैयारी कर रहे हैं, अरे फ्री चैनल है, कोई शुल्क नहीं लग रहा है बाबा, इसको सब्सक्राइब कर लो, मारो ठप्पा और सब्सक्राइब करो और बेल आइकन बटन पर ठोक करके मारो, ताकि जब जब मैं वीडियो अपलोड करूं आपको जानकारी मिलते चले और आपको ज्ञान से परिपूर्ण और रोचक जानकारी मिलते चले। जय बिहार, जय भारत। मैं सुनील जी आपसे विदा ले रहा हूं।